Welcome back to all the viewers. In this video we will study about different types of organizational structure. कुछ तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है. इस वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप्स के देखेंगे, जिसमें आपका आएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और दूसरा आपका आ जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब ये होता क्या है, तो मैं एक ही बार में दोनों को एक ही बार में हम लोग दोनों को समझ लेंगे एक बार में कि क्या होता है. इसके जो है इसके थ्रू एक डिफरेंस के थ्रू हम लोग पूरा देख लेंगे. वैसे तो ये सीबीएसई ने इस साल इसको डिलीटेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, यानी ये सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में इस साल नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही हमें. एक बार थोड़ा नॉलेज बेस के लिए तो हम पढ़ ही सकते हैं. अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये क्या क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं. तो हमारा जो है फंक्शनल में क्या क्या चीज़ें और डिवीजनल में क्या क्या चीज़ें वो फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं. फंक्शनल डिवीजनल इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है बेसिकली जिसको ऑर्गेनाइजेशन परमिट करता हो. सबसे पहली बात तो ये है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों परमिट करता है, क्योंकि ये जो होता है फॉर्म होता है फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. यानी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस करने के दरमियान अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा फॉर्म होता है तो वो आपका हो जाएगा फंक्शनल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको बोलते हैं. उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट इसमें जो हम देखेंगे वो हो जाएगा कि ये जो होता है ये क्रिएटेड मैनुअली. मैनुअली का मतलब ये जो है जनरली जो मैनेजर्स होते हैं अपना जब ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो ड्यूटी परफॉर्म करने के दरमियान ही इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हो जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेंगे. उसके बाद ये जो मेनली होता है ये होता है इससे अचीवमेंट होगा ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यानी गोल हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा वो पूरा हो जाएगा और इससे आपका क्रिएट करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. ये उसका बेसिस भी कहते हैं इसको. तो ये क्रिएट करता है क्योंकि जनरली ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दरमियान मैनेजर्स ऐसे टाइप के फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देते हैं. जैसे कि एक मैनेजर के अंदर जो एम्प्लॉय वर्क करे वो एम्प्लॉय उनसे बातचीत करेंगे, मैनेजर से रिपोर्ट करेंगे. ये सारा कुछ हमारा एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर में आ जाता है. अब बात करते हैं हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है. अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है, पहली बात तो जिसको ऑर्गेनाइजेशन परमिट खुद से नहीं करता है, ऑर्गेनाइजेशन डजेंट परमिट. दूसरा हो जाएगा कि जैसे ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, तो ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग इंटरेक्शन प्रोसेस. इंटरेक्शन मतलब जब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस दरमियान अगर कोई आपका इस टाइप का एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसमें कि वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं, अपना बातचीत करते हैं वो करके. उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ये जनरली जो बनाया जाता है ये सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आदमी अपने चीज़ों को रख सके, अपने बातचीत कर सके. और ये मेनली जो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको. उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रिएट होता है, जैसे यहाँ ये मैनुअली क्रिएट हुआ है तो ये क्रिएट जब होगा तो क्रिएटेड ऑटोमेटिकली का मतलब होता है अपने आप क्रिएट हो जाता है. जैसे कि वर्कर्स जब आप काम करने के लिए कहीं रख दीजिए, स्कूल में हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वहाँ रख छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स को, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो तो फॉर्मल हो गया, लेकिन स्टूडेंट आपस में जो दोस्त बन जाते हैं दैट इज़ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. उसके बाद फिर ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड हमेशा करेगा किस पे, डिपेंड करता है फॉर्मल पे, क्योंकि जब फॉर्मल बना रहेगा उसी के बेसिस पे इनफॉर्मल बनता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. क्यों? क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर हमने बना दिया, टीचर स्टूडेंट अगर नहीं पहले बनाए होते तो स्टूडेंट का कोई मतलब ही नहीं हो पाता है. एक क्लास होना चाहिए, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके लिए उसका तभी जाके इनफॉर्मल के उसमें वो हो जाता है, तैयार हो जाता है आपका. तो ये तो हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल का है, क्योंकि इसको सीबीएसई ने हटा दिया तो हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. बाकी इसके मेरिट्स डीमेरिट्स ही हैं तो वो आप अपने से समझ सकते हैं करके. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स डेलीगेशन पार्ट.
तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब नाम से ही क्लियर है, डेलीगेशन का मतलब होता है बांटना। तो जब हम अथॉरिटी को बांटते हैं, ठीक है, डेलीगेशन का मतलब हो जाता है, अथॉरिटी मतलब हो जाता है पावर टू टेक डिसीजन, या हम कह सकते हैं कि किसी काम को करने के लिए जो हमको पावर दिया जाता है उसको अथॉरिटी बोलते हैं। डेलीगेशन का मतलब हो गया बांटना। सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि बांटते हैं जब हम अपना, तो वो हो जाता है। तो अब अथॉरिटी को बांटने की ज़रूरत कैसे पड़ती है? तो होता क्या है, मैनेजर जब एक काम को करते 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 उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड बढ़ जाता है, तो इस वजह से उनको ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि अब हम क्या करें, अपने जो अथॉरिटी है उसको बांटना शुरू करें। क्योंकि जब बांटेंगे तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है सारा काम मैनेजर ही करे, मैनेजर का काम भी लोग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब तक वो बांटेगा नहीं, जब तक वो जिम्मेदारी देगा नहीं, अथॉरिटी या पावर देगा नहीं, तब तक पता कैसे चलेगा? तो इस वजह से ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किया जाता है कि मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो पाए, मैनेजमेंट आपका बहुत इफेक्टिव हो जाए। तो ये सब हम लोग अभी आगे देखेंगे इसके इंपॉर्टेंस वगैरह में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन, डेलीगेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है वो देख लेते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का डेफिनेशन बोला गया है, एक लाइन में डेफिनेशन हो जाएगा, अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब वही बांटने वाला बात हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी बांटे हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी यानी पावर भी बांटा गया, अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स यानी जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको बांटा गया है, क्योंकि एंड क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी ऑन देम। जब उनको पावर, जब उनको हम दे देंगे, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जब दे देंगे तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अब वो जवाब देने के लिए होगा ना, वह उनसे पूछा जाएगा कि अगर काम कंप्लीट नहीं होगा तो आप क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई, अथॉरिटी आपको दी गई, तो फिर पूछा भी तो आप ही से जाएगा ना कि आपने काम क्यों नहीं समय से पूरा किया या क्या दिक्कत आई है। जो भी अगर पूरा हो गया तो और अच्छी बात है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, फटाफट हम लोग सब कुछ देख ही लेते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो है आपका, अगर डेलीगेशन आप करते हैं तो उससे मैनेजमेंट आपका इफ़ेक्टिव हो जाएगा। यानी पहला होगा इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप जब अथॉरिटी को बांटेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटेंगे, तो अपने आप मैनेजर का वर्कलोड कम होगा, तो मैनेजर प्लानिंग प्रोसेस में ज़्यादा सोचेगा, और जब मैनेजर प्लानिंग प्रोसेस में अपना ध्यान देने लगेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह आने लगेंगे। यानी इसकी वजह से इफ़ेक्टिव करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह जनरेट होंगे। जब इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट होंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो पूरा हो जाएगा, वो अचीव हो जाएगा या चीज़ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका इम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट होता है। यानी जो आपके इम्प्लॉइज़ हैं वो डेवलप्ड होते हैं डेलीगेशन के बाद, क्योंकि डेलीगेशन से पहले तो सारा वर्कलोड मैनेजर अपने ऊपर लेकर रखा था। तो अब जब डेलीगेट कर दिया गया, उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट भी होगा। यानी कि एम्प्लॉई का जो है डेवलपमेंट यानी विकास जो है एम्प्लॉई का वो होना चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका तीसरा जो इसमें पॉइंट हम पढ़ सकते हैं वो है कि एम्प्लॉइज़ का जो मोटिवेशन है, जो एम्प्लॉइज़ मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन का मतलब होता है इनर अर्ज टू डू समथिंग। अपने आत्म इच्छा से जब आदमी कोई काम करता है तो इसका मतलब वो मोटिवेटेड है। ठीक है, जब उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं हमको ये काम करना पड़ेगा, तो वो कब होगा, जब आप उसको डेलीगेट करेंगे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको अंदर से ही लगेगा कि नहीं नहीं अगर हमको डेलीगेट किया गया दैट मीन्स कि मैं इस लायक हूँ, तो अपने आप उस सेल्फ इनकरेज होगा उस काम को करने के लिए। वही हमको चाहिए। किसी के ऊपर दबाव डाल के काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन किसी से अगर इतना मोटिवेट कर दिया जाए कि वो काम कर दे तो वो उससे बेहतर क्या है। तो ये जो है डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉइज़ मोटिवेट भी होते हैं और काम अच्छा करेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा कि इससे क्या होगा, ये फैसिलिटेट करेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
ये सब तो कॉमन जनरल पॉइंट्स है जिसको हम लोग ऐसे जनरली पढ़ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमारा जो भी होगा, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह हमने रखा होगा वो सब क्या हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा जो है नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें कि ये बेसिस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। यानी मैनेजमेंट हायरार्की जो बनते हैं, हायरार्की मतलब होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर में हमारा एमडी बैठता है, ठीक है। एमडी के बाद फिर उसके नीचे आता है आपका, कहीं कहीं के ऑर्गेनाइजेशन में बैठाते हैं जनरल मैनेजर, फिर आपका मैनेजर बैठाते हैं, फिर मैनेजर के नीचे आपका जो होता है वो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं या डिपार्टमेंटल मैनेजर बोलते हैं। तो इसी को मैनेजमेंट हायरार्की बोलता है। ऐसे करके और नीचे तक जाता है, फिर एम्प्लॉई वर्कर ऐसे करके। तो ये हायरार्की का बेसिस क्या होता है, इस हायरार्की का बेसिस जो है हमारा वो डेलीगेशन ही तो होता है। क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा पावर इसके पास है, इसने इसको पावर डेलीगेट की, इसके पास जो पावर है इसने इसको डेलीगेट की, इसके पास पावर जो इसने इसको डेलीगेट की और ये नीचे डेलीगेट करेगा। तो यानी इससे हमको अंदाज़ा लग गया कि कौन हमारा सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है। इसीलिए ये बेसिस सब उसका भी है, किसका, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का भी ये बेसिस माना जाता है। यही बेसिस कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि विच फंक्शन या इन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डेलीगेशन इज़ डन। तो डेलीगेशन किस में होता है, तो आपका ये तो हमको पता है डेलीगेशन किस में होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन में, यानी सेकंड फंक्शन में। अब डेलीगेशन में क्या होगा, डेलीगेशन में हमारा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी पूछा जाता है कि विच इज़ द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की या विच इज़ द बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ये हम डेलीगेशन का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फिर इससे हमारा जो है बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। ये सब जनरल पॉइंट्स हैं, ये सब तो आप जनरली हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन हमारा अच्छा हो जाएगा अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे। उसके बाद मैनेजर्स का जो वर्कलोड है, ये मैंने पहले ही कहा था, मैनेजर्स वर्कलोड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स तो हमने पहले ही बात कर रखे हैं कि मैं ये सब जो है इसमें पॉइंट्स होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है क्यों डेलीगेशन ज़रूरी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए तो डेलीगेशन को लगभग कंपलसरी तौर पे फॉलो किया जाता है। क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में अपने चीज़ों को, यानी जो आपके पास वर्क है उसको आप डेलीगेट करिए। तो ये पूरे उसके इम्पोर्टेंस हो गए। अभी हम देख लेते हैं डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस के बाद कुछ एलिमेंट्स हैं इसके। तो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स है, कहीं के इसको और भी तरीके से पढ़ा जाता है। तो इसके 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो हमने पढ़ चुका है अभी। तो पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो हम जिम्मेदारी ही बांटते हैं। देन अथॉरिटी, जिम्मेदारी बांटने के बाद उनको पावर देते हैं। एंड देन अकाउंटेबिलिटी, यानी सबसे पहले जिम्मेदारी बांट दिए, जो भी जिम्मेदारी उसको दी जाती है वो जिम्मेदारी इसको बांट दी गई। जिम्मेदारी के बाद हमने क्या बांट दिया, उसको पावर बांट दिया, ठीक। पावर के बाद हमने क्या बांट दिया, बांटना नहीं है, ये बंटता नहीं, ये भी याद रहे। तो ये हो जाएगी उसकी जवाबदेही बोलते हैं इसको, यानी हु विल बी अकाउंटेबल टू गिव द रीजंस ऑफ नॉट कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो ये कौन होगा, जिसको ये बांटा गया होगा। यानी इसको हम बांटते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकते हैं, अथॉरिटी बांट सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी बांट नहीं सकते। अकाउंटेबिलिटी खुद जनरेट हो जाती है। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बांटी गई होगी वही आदमी अकाउंटेबल भी होगा। तो जवाबदेही को बांटते नहीं है, जवाबदेही अपने आप क्रिएट हो जाती है, सेल्फ क्रिएट होती है, जिसके ऊपर जिसको अथॉरिटी, जिसको पावर और जिम्मेदारी दी गई रहती है। तो इसलिए जो हमारा डेलीगेशन का जो प्रोसेस है ये इसी सीक्वेंस में जाता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटेंगे, फिर अथॉरिटी बांटेंगे और लास्ट में अकाउंटेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो हमारा डेलीगेशन वाला जो पार्ट है, इसको जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग देखेंगे उसमें डेलीगेशन का पार्ट देख लेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जो एलिमेंट्स है वो सब देख लेंगे। फिर हमारा एक टॉपिक उसमें है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से कौन सा ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं कि डेलीगेशन, वेदर डेलीगेशन इज़ नेसेसरी और डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नेसेसरी, किसको मस्ट किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपका कैसा है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेलीगेशन का पार्ट होता है उसको कंपलसरी तौर पे फॉलो किया जाता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन का जो पार्ट होता है उसको कंपलसरी तौर पे फॉलो करो या ना करो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन डेलीगेशन करना तो ज़रूरी है, क्योंकि डेलीगेशन अगर हम नहीं करेंगे तो अभी हमने पढ़ा ना कि उसका जो मैनेजर का वर्कलोड होगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और मैनेजर जो है खुद ही उस काम को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। अब जब मैनेजर काम ही नहीं पूरा कर पाएगा तो अल्टीमेट आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होने में प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।